जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परिंदे जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक नए सब्जेक्ट की। इसका नाम है इतिहास। इतिहास में हम सबसे पहला टॉपिक उठा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये ध्यान रखना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका कालीन इसका ये क्या है, काल निर्धारण देखेंगे इसका। काल निर्धारण फिर हम देखेंगे इसका नामकरण। फिर देखेंगे इसका विस्तार। फिर इसकी मुख्य नगर देखेंगे। इसमें मुख्य नगर कौन कौन से थे, मुख्य नगर। और फिर इसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था देख लेंगे, है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तो ये क्या है, इसका काल निर्धारण, नामकरण, विस्तार और मुख्य नगर, इन आयामों पे हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें ये सभ्यता ऐसी प्राचीन सभ्यताओं में से ऐसी सभ्यता मानी जाती है जिसमें नगरों के अवशेष पाए गए, अर्थात जो नगरों की विशेषताएं होती है, जैसे पक्की सड़कें, उद्योग, ये सारी विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये एक सभ्यता जो कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के समीप विकसित हुई, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। इस सप्त सैंधव प्रदेश में ही एक सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे क्या कहा गया भैया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके काल निर्धारण की बात करते हैं, ये कब से स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई। तो इस विषय में भैया क्या है, विद्वानों में काफी मतभेद है। कोई 2500 से बताता है इसकी डेट, कोई कितने से बताता है, लेकिन हम जो बात करेंगे यहाँ पर सर्वमान्य तिथि की बात करेंगे। सर्वमान्य तिथि। और भारतीय इतिहासकार हैं, डीपी अग्रवाल, इन्होंने बतलाया कि सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है।
मानी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वमान्य विधि जो है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म 2350 ईसा पूर्व पहले इसका जन्म हुआ और 1750 ईसा पूर्व के आते आते ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। विद्वानों में और भी विद्वान हैं बहुत सारे, वो की डेट अलग अलग बताते हैं, लेकिन सर्वमान्य तिथि क्या है भैया? भारतीय इतिहासकार डीपी अग्रवाल के द्वारा बताई गई है। तो कौन सी है? 2350 से 1750 ईस्वी तक यही मानी जाती है सही। नामकरण को लेकर के हम बात करेंगे भैया कि नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, क्या क्या नाम है भैया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसका पहला नाम है। दूसरा नाम आता है एक सामने हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं भाई इसे, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे। एक तीसरा नाम लेकर के आता है इसका, इसे हम बोलते हैं नगरीय, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ऐसे बोलो, प्रथम नगरीय सभ्यता ये है ना, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। और अन्य नाम आता है इसका एक सिंधु, सिंधु सरस्वती, सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। और एक नाम और आता है इसका जिसे हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हैं। इन सभी नामों का मतलब एक से है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहा गया, इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जितने भी प्रमुख नगर थे, अधिकांश नगरों की खोज, जो नगर थे अधिकांश नगरों की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसी नदी के किनारे हुई थी, इसी नदी के किनारे हुई, जिस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता में खोजा गया पहला स्तंभ, खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल कौन था? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो खोजा गया था हड़प्पा, समझ लो, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता। अब प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कह रहे हैं हम? प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कह रहे हैं? तो प्रथम नगरीय क्रांति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली बार पक्की ईंटें, सड़कें, उद्योग, व्यापार जैसी सभी प्रमुख घटनाएं जो कि एक नगर की विशेषता होती है, वो सभी विशेषताएं यहाँ इस सभ्यता में मौजूद थी। इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता, देखिए कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि ये जो सभ्यता है इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता ही कहा जाए, क्योंकि इसकी अधिकांश, जब कुछ पहले नगरों की खोज हुई थी वो सिंधु नदी के किनारे थी, और अधिकांश में जो बाद में खोज हुई वो सरस्वती नदी के किनारे हुआ करती थी, जो आज लुप्त हो गई है, जो वर्तमान में घग्गर नदी के, जो राजस्थान में बहती है, घग्गर नदी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी जो आज वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रचलित है इसका नाम। तो इस नदी के किनारे ज़्यादातर क्या हुए और स्थलों की खोज हुई, और इस नदी के किनारे भी बहुत काफ़ी खोज हुई थी, इसलिए कुल मिलाकर इसका नाम रख दिया गया भैया सिंधु सरस्वती सभ्यता।
इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं इसे भाई? क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि प्रथम धातु जो यूज हुई थी मानव के द्वारा वो थी कॉपर। वो क्या थी? कॉपर, Cu बोलते हैं इसे, कॉपर। प्रथम जो धातु है जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई वो थी कॉपर। और इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसमें मिला दिया टिन, Sn इसका संयुक्त, टिन। तांबा, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं भैया, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन मिलाकर इन्होंने क्या बनाया? कांसा बना दिया, कांसे, कांसा, कांसा बना दिया भैया। तो अधिकांश जो उपकरण बनाए गए, ज्यादातर कार्य जो हुआ करता था वो कांसे से बनी धातु वस्तुओं से होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। किस किस से मिलाकर बनाया? तांबे से मिलाकर और टिन से मिलाकर क्या बना दिया भैया? कांसा, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके विस्तार की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल निर्धारण हो गया, नामकरण हो गया, क्या क्या नाम पड़ा है और इसकी नाम जो तिथि है वो कौन सी तिथि सबसे ज़्यादा वैलिड मानी जाती है, किस भारतीय इतिहासकार ने दी थी वो तिथि, उसका नाम याद रखना है आपको, बीपी अग्रवाल। अब हम बात कर रहे हैं विस्तार की। तो देखिए विस्तार, ये क्या है आपका भैया? ये है, देखिए साहब, ये रहा आप हमारा क्या, इसे कहते हैं हम ये है हमारा क्या, प्यारा भारत। ये रहा भैया हमारा प्यारा भारत। ये कुछ श्रीलंका की स्थिति होगी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे और ये आपके लक्षद्वीप समूह हो जाएंगे। ये रहा आपकी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसे। ये अरब सागर है हमारा, अरेबियन सी है ये लक्षद्वीप हो गया। अंडमान एंड निकोबार है ये लक्षद्वीप हो गया, समझ लो। तो ये रहा भारत और ये कुछ रहा भैया क्या, नल्ला पाकिस्तान, और इसी के ऊपर है आपका थोड़ा सा अफगानिस्तान। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3 देशों में विस्तारित थी, 3 देशों में विस्तारित थी, 3 देशों में। ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। तो इन 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार था। लगभग यहाँ से इस प्रकार से लेकर इस प्रकार से कुछ इसका विस्तार था। तो इसका ये करो, ये देख लो, ये क्या बन गया, ये तुम्हें त्रिभुज सा दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बीच में क्या थी, ये हमारी ये सभ्यता का विकास हुआ था भाई। कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में, ये जो है आपका, ये है त्रिभुजाकार, ये व्यवस्था जो
ये इसका आकार जो था इस सभ्यता का कैसा था, तो इसका आकार था भैया त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इस सभ्यता का आकार गुजरे तो त्रिभुजाकार लगा के आना है। और ये देखिए अब तो इसका क्षेत्र बढ़ता रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे इसका आकार जो है त्रिभुज के आकार अब रह नहीं गया है। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो आप आंसर लगा के आएंगे त्रिभुजाकार है। सही है भाई। इसका उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और ये कुछ इस प्रकार से रहा होगा दक्षिणी बिंदु। ये भाई दक्षिणी बिंदु यहाँ पर। तो पूर्वी उत्तरी बिंदु जो था वो मांडा था, मांडा भाई। और पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। दक्षिणी बिंदु जो था वो देमाबाद था, इसे मिटा देते हैं भाई, देमाबाद। दक्षिणी बिंदु कौन था? देमाबाद। और जो आपका पश्चिमी बिंदु था वो था सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। तो ये रहे आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल जो था वो मांडा था, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और सबसे दक्षिणी बिंदु देमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सुत कांगेडोर। ये जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता था, बलूचिस्तान। और ये मांडा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता था। ये आलमगीर जो पड़ता था वो उत्तर प्रदेश। देमाबाद जो पड़ता है वो महाराष्ट्र। में। सही है भाई, देमाबाद महाराष्ट्र। जो आलमगीरपुर है वो मेरठ जिले में पड़ता है, यूपी के मेरठ जिले में, ध्यान रखना आप। ये जो पड़ता था वो हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी। कौन सी नदी थी? हिंडन नदी। उस नदी के किनारे कौन सा नगर था? आलमगीरपुर। देमाबाद जो था वो गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे था। जबकि सुत कांगेडोर दाश्त नदी के किनारे था, दाश्त नदी के किनारे। जबकि मांडा जो था वो चिनाब नदी के किनारे था, चिनाब नदी। ये ध्यान रखना भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे था। सबसे दक्षिणतम बिंदु देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी बिंदु सुत कांगेडोर दाश्त नदी के किनारे। पश्चिमी पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान जिला है पाकिस्तान में, उसमें पड़ता है सुत कांगेडोर। और उत्तरी जो जिला है वो मांडा है जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। तो ये था हमारा इसका विस्तार कि भैया कहाँ से कहाँ तक फैली थी ये। लेकिन अभी एक इसमें बात करते हैं हम कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता थी, ये बात सही है भाई। इसके क्षेत्रफल को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि जो आपका उत्तर से दक्षिण बिंदु दूरी थी, उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक, मतलब मैं तुम्हें एक रफली मैप वैसे समझाता हूँ, इस पर बहुत खिचबिट होगी, है ना। देखिए भैया, देखिए ये रहा होगा उत्तरी बिंदु, उत्तर से दक्षिण, और ये पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ पर था उत्तर दिशा में क्या था? मांडा था। दक्षिण में देमाबाद था, पूर्व में आलमगीरपुर था,
गिरपुर, सही है भाई। और पश्चिम पश्चिम में क्या था, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सही है भाई। ये जो था वो दाष्ट नदी के किनारे था, दाष्ट नदी, सही है भाई। और ये जो था वो गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी। कभी कभी क्या होता है, गोदावरी न देता है तो इसकी सहायक नदी दे देता है, ये प्रवरा नदी, प्रवरा, प्रवरा नदी। ये ध्यान रखना, इनमें से एक ही देगा, गोदावरी या प्रवरा नदी। अगर दोनों दे दे तो गोदावरी का नाम, सही है भाई। गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के किनारे क्या था, धेमाबाद। सुतकांगेडोर वो था, वो दाष्ट नदी के किनारे था, सही है भाई। ये गोदावरी नदी के किनारे या प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो था वो था भाई आपका हिंडन नदी के किनारे, हिंडन, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। और जो मांडा था वो था भाई आपके चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। इस प्रकार से आप बना लेंगे, चिनाब नदी। हाँ, अब हम बात करते हैं भैया, ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो कुल इसकी लंबाई थी वो थी 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। और पूरब से लेकर पश्चिम ये थी भैया 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, समझ लो। अर्थात इस तरीके से तो ये थी 1600 किलोमीटर, और इस तरीके से थी उत्तर से दक्षिण, ये थी 1400 किलोमीटर। ये ध्यान रखना भाई, 1400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम। इस प्रकार से 1400 है और इस प्रकार से क्या है, 1600 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई इसकी ज़्यादा थी, उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी कम थी। चलिए आगे बात करते हैं भाई। हो गया भैया ये, चलिए समझ में भी आया होगा, आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली इसके विस्तार पर और यहाँ पर आ गए हम। अब आते हैं मुख्य नगरों की। तो मुख्य नगरों में भैया हम जो चर्चा करने वाले हैं वो 7 नगरों की प्रमुख तरीके से चर्चा करते हैं। मुख्य नगर हेडिंग डाल देते हैं इधर। मुख्य नगर, तो मुख्य नगर कितने थे, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य नगर थे भैया 7। एक था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, लोथल, कालीबंगा, कालीबंगा, बनावली, बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। तो भैया हम जो बात करने वाले हैं हड़प्पा की बात करने वाले हैं। देखिए इस सभ्यता का सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा जो नगर है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है भाई। पहले भारत में था, अब ये पाकिस्तान में चला गया है। और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है भाई, रावी के बाएं तट पर पड़ता है ये, बाएं तट पर, सही समझ गए। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है आज, और पाकिस्तान के कौन से वाले प्रांत में है, मुझे लगता है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। तो इसकी खोज जो की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी।
इसकी खोज किसने की थी भैया? खोज की थी, खोज। इसकी खोज जो की है वो दयाराम साहनी ने की है। तो कब की? 1921 में की थी भैया, 1921 में हड़प्पा की यहाँ से खोज की है। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इतनी बात याद रखेंगे। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। 1921 में खोज हुई थी। हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, चलो ये देख लेते हैं आप। हड़प्पा नगर जो है पाकिस्तान के, जो इस समय मोंटगोमरी ज़िला है उस वाले क्षेत्र में पड़ता है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के कौन से वाले ज़िले में पड़ता है वर्तमान में? मोंटगोमरी ज़िला, मोंटगोमरी ज़िला। मोंटगोमरी ज़िले में आज भी मौजूद है हड़प्पा, लेकिन इसे हड़प्पा नहीं, अब क्या कह रहे हैं वहाँ पर? साहिवाल क्षेत्र बोल रहे हैं, साहिवाल क्षेत्र। सही है भाई। वर्तमान में कहाँ है? मोंटगोमरी ज़िले में है। साहिवाल का क्षेत्र ही हड़प्पा का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना आप। क्या कहा जा रहा है कि ये जो था वो रावी नदी के बाएं तट पर था। सिंधु हड़प्पा सभ्यताओं में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। जो हड़प्पा नगर में जितने भी स्थल हुए हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये, दूसरा सबसे बड़ा नगर, दूसरा सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था ये, दूसरा सबसे बड़ा नगर था ये। और साथ ही साथ में ये क्या था? इसका क्षेत्रफल जो था लगभग 150 हेक्टेयर था। सही है भैया, 150 हेक्टेयर था। देखिए इसका क्षेत्रफल जो था वो 150 हेक्टेयर था, 150 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर। लेकिन पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो माना जाता है वो मोहनजोदड़ो माना जाता है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 250 हेक्टेयर था, हेक्टेयर 250 हेक्टेयर था। इन दोनों के बीच लगभग, इन दोनों नगरों के बीच जो लगभग थी दूरी 450 किलोमीटर है ना, लगभग 450 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद भी एक इतिहासकार हैं पिगट महोदय, क्या नाम है इनका? पिगट महोदय, पिगट महोदय का कहना, पिगट महोदय ने कहा इन्हें जुड़वा राजधानी या जुड़वा नगरों की संज्ञा दी थी। जुड़वा राजधानी कहा गया है, जुड़वा राजधानी। ये ध्यान रखना भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, जो कि साहिवाल वाला क्षेत्र है, वो आज का हड़प्पा क्षेत्र कहलाता है। ये जो था रावी नदी के बाएं तट पर था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर था और लगभग 250 हेक्टेयर में फैला था मोहनजोदड़ो। इन दोनों नगरों के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 450 किलोमीटर होने के बावजूद भी पिगट महोदय ने इन्हें जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। इन्हें जुड़वा राजधानी कहा था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। सही है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। हो गया इतना भाई? चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं हड़प्पा की। हड़प्पा नगर की विशेषता निपटा लेते हैं। हड़प्पा, अब ये हड़प्पा ही पढ़ रहे हैं हम। हड़प्पा, इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे
बड़ी विशेषता कि यहाँ पर RH37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला भैया? कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है? RH37। जो कहाँ से मिला? हड़प्पा नगर से मिला है। ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित हैं। ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का मतलब कह रहा हूँ पूरी सभ्यता में। अब ये जो हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता जो है, ये जो नगर थे, प्रमुख नगर जो थे वो 2 भागों में बटे थे, 2 भागों में बटे होते थे। ये और एक ये। इसे हम बोलते हैं भैया पश्चिमी भाग। इसे क्या बोलते थे हम? पश्चिमी भाग। इसे बोला जाता था पूर्वी भाग। देखिए, पूर्वी भाग को नगर कहा जाता था, नगर, और पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था, दुर्ग। क्या कहा जाता था? दुर्ग। पश्चिमी भाग को दुर्ग और पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा मिलती थी। ये क्षेत्रफल में छोटा है, क्षेत्रफल पर क्या है? क्षेत्रफल छोटा। इसका क्षेत्रफल इससे बड़ा होता था, क्षेत्रफल बड़ा। अधिक ऊंचाई पर होता था। ये दुर्ग जो होते थे अधिक ऊंचाई पर होते थे, अधिक ऊंचाई पर। ये निचले स्थान पर होते थे, निचले स्थान पर, इसलिए इन्हें निचला नगर की संज्ञा भी दी जाती थी। ये ध्यान रखना, जो दुर्ग था वो दुर्ग जो था इसका क्या किया जाता था? ये तो चल भी नहीं दिया। इसके चारों ओर बाउंड्री लगाई जाती थी भाई साहब। इस बाउंड्री को कहते थे हम रक्षा प्राचीर। इसे क्या कह रहे हैं? रक्षा प्राचीर। मुख्यतः जो दुर्ग वाला पार्ट था, मतलब पश्चिमी भाग, उसमें क्या होती थी? रक्षा प्राचीर से उसकी किलेबंदी की गई थी, लेकिन इसकी कोई किलेबंदी नहीं की गई थी पूर्वी भाग की। लेकिन कुछ नगर हैं जिनकी किलेबंदी की गई है, वो अब बाद है, उनकी बात करेंगे अभी। और यहाँ पर पश्चिमी भाग में एक नगर था चहुंडड़ो। चहुंडड़ो नगर था। इसे रक्षा प्राचीर से घेरा नहीं गया था भाई, घेरा नहीं गया था। पश्चिमी भाग में होने के बावजूद भी इसे नहीं घेरा गया था, ये ध्यान रखना। और इधर एक नगर पड़ता था भैया कालीबंगा। इसे क्या किया गया था? पूर्वी भाग में स्थित होने के बावजूद भी इसे रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। और इधर ये जो चहुंडड़ है, ये चहुंडड़ जो है पश्चिमी भाग में होते हुए भी इसे क्या किया गया? रक्षा प्राचीर से घेरा नहीं गया था, समझ लो। इसके चारों ओर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं लगाई गई थी। इसका ध्रुवीकरण नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था?
तो यहाँ से भैया प्रसाधन सामग्री के सामान, मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, चूड़ी, कंगन, जो भी प्रसाधन सामग्री होती है, कंगा, शीशा वगैरह, वो चमुंडरों से प्राप्त हुआ था भाई। मुझे लगता है कि यहाँ पर पश्चिमी दुर्ग के लोग और पूर्वी दुर्ग के लोग हजामत वगैरह बनवाने के लिए आते होंगे, जिस कारण से इसका दुर्गीकरण नहीं किया गया होगा। और यहाँ पर कालीबंगा में क्यों किया गया होगा भाई, इसका पूर्वी भाग में होते हुए भी? तो कालीबंगा जो है वो कृषि के लिए काफ़ी जाना जाता था। यहाँ पर जो है कृषि होती थी, तो कृषि को नुकसान से बचाने के लिए जो जानवर कृषि में, जो जानवर जो है जंगली पशु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, खेतों में नुकसान कर देते हैं। उनसे बचने के लिए शायद मुझे लगता है कि कालीबंगा में उन्होंने क्या लगाया होगा, रक्षा प्राचीर लगाई होगी। तो ये बात हुई हमारी पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर को लेकर के। कितनी बात आपको समझ में आई होगी भैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात समझ लेना भैया कि पूर्वी वाले भाग में दुर्गों, किसी भी नगर की दुर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन एक अपवाद है कालीबंगा, जिसका भैया दुर्गीकरण किया गया। पश्चिमी भाग में सभी का दुर्गीकरण किया गया था इनकी दुर्ग में, लेकिन यहाँ पर चौमुंडे स्थित था पश्चिमी भाग में, उसका नहीं किया गया था, रक्षा प्राचीर से घिराव। अब बात करते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा नाम सुना होगा, कालीबंगा। कालीबंगा देखिए भैया, ये जो पड़ता था वो राजस्थान में पड़ता था। इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में क्या है, कालीबंगा है। कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी के किनारे था? नदी का नाम था भैया घग्गर। इंपॉर्टेंट है, घग्गर, घग्गर नदी। और साथ ही साथ में क्या इसका अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है भैया, काले रंग की चूड़ियाँ। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन से राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। इसका क्या अर्थ है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। सही है भाई। यहाँ से किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं? तो याद रखना, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, खेत के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और साथ ही साथ क्या मिला भैया, द्विफसली, द्विफसली कृषि के साक्ष्य, के साक्ष्य। कहने का तात्पर्य ये है, द्विफसली का मतलब यहाँ पर एक साथ दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। ऐसी कृषि की जाती थी कहाँ पर? कालीबंगा में। तो कालीबंगा में एक और प्रमाण मिलता है यहाँ से, हर घर से, हर घर से एक कुआं मिलने का साक्ष्य, मिलने का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है, मिलने का साक्ष्य। मतलब कालीबंगा एक ऐसा वो था जहाँ से हर घर से कुआं मिला है। और साथ ही साथ एक नगर और था जो है मोहनजोदड़ो, वहाँ से भी हर एक घर से कुएं मिलने के साक्ष्य मिले, ये ध्यान रखना। तो और क्या मिला है यहाँ से? अग्नि वेदिकाएँ मिली यहाँ से, अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिकाएँ, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले। इससे क्या पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अग्नि पूजन करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। और साथ ही साथ में हमें कालीबंगा से क्या मिला? कालीबंगा से एक चीज़ और मिली है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है भैया कि 6 छेद वाला, 6 छेद वाला कपाल मिला है। कपाल ये किसी बच्चे का है, ये कपाल किसका? बच्चे का है, जिसमें 6 छेद हैं। और इसकी शल्य चिकित्सा की गई थी, शल्य चिकित्सा। तो ये ध्यान रखना, शल्य चिकित्सा की गई थी। शल्य चिकित्सा का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो भैया वो ही है कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? कालीबंगा सबसे पहले कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता था ये? तो घग्गर नदी के किनारे। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। द्विफसली कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, हर घर से कुएं मिलने के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने साथ साथ में बताया कि मोहनजोदड़ो भी एक ऐसा नगर है जहाँ से एक साथ पूरे मतलब प्रत्येक घर से
कुएं के मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाओं के मिलने का तात्पर्य ये हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है अग्नि पूजन करते थे। और साथ ही साथ यहाँ से 6 छेद वाला एक कपाल मिला है, जो कि एक बच्चे का कपाल है, बच्चे की खोपड़ी है, जिसे शल्य चिकित्सा से ठीक किया गया होगा। ऐसा साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? कालीबंगा से मिल रहा है। तो चलिए, ये हुआ कालीबंगा। और आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं लोथल की। तो देखिए भैया, लोथल कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? सबसे पहले गुजरात। देखिए, ये रहा इंडिया का मैप, ये रहा क्या? इंडिया का मैप। ये रही आपकी कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और ये रही आपकी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। क्योंकि ये सारा क्षेत्र क्या है? आपका जलीय भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये आपकी बे ऑफ बंगाल रही, ये अरेबियन सी रहा, ये आपकी खंभात की खाड़ी है। तो इस खंभात की खाड़ी में पड़ता था लोथल। ये ध्यान रखना भैया, लोथल जो है वो किस नदी के किनारे था? नदी का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो लोथल जहाँ भोगभा नदी के किनारे, भोगभा नदी के किनारे कौन था? भोगभा नदी के किनारे था ये आपका लोथल। और ये ध्यान रखना, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भोगभा नदी के किनारे था। और अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से मिली हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली है यहाँ से, अग्नि वेदिकाएँ। और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ से गोदीबाड़ा मिला भैया, गोदीबाड़ा अर्थात बंदरगाह यानी कि पोर्ट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं भैया लोथल से। साथ ही साथ इसे भैया लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो इसे लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा भी दी गई है। संज्ञा मतलब इसी नगर को ही क्या कहा जाता था? लघु हड़प्पा कहा जाता था, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता था। किसे? लोथल को। तो लोथल से इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ यहाँ से भैया 3 युगल समाधि मिली है, 3 युगल समाधि मिली, जिससे सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य इम्पोर्टेंट ये है कि भैया सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल है, जहाँ से हमें 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। साथ ही साथ एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एकल युगल समाधि कहाँ से मिली? तो वो कालीबंगा से मिलती है। इम्पोर्टेंट ये है। तो ये 3 युगल समाधि कहाँ से मिल रही है? तो वो है आपका लोथल आंसर। और पूछ ले 1 युगल समाधि कहाँ से मिली है? तो वो है इसका आंसर कालीबंगा। तो चलिए, ये बात हो गई आपसे। अब बात करें हम आगे। चाहुंडलो की बात करेंगे भाई, चाहुंडलो। तो चाहुंडलो जो था, सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में पड़ता भैया, पाकिस्तान में पड़ रहा है ये, पाकिस्तान। चलो सही से नहीं लिख रहा यार, पाकिस्तान में बहुत बुरा लगता है। देखिए, पाकिस्तान में पड़ता है ये, और सिंधु नदी के किनारे था। और साथ ही साथ यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, मन के का मतलब होता है मोतियों से भैया, कि मोती बनाए जाते थे यहाँ पर। सही है भाई। चाहुंडलो से क्या क्या हो गया? सिंधु नदी के किनारे हो गया, पाकिस्तान में पड़ता है, और ये मन के बनाने का कारखाना मिला है। और साथ ही साथ में यहाँ से ही मिला थे आपकी बकराकार ईंटें। एकमात्र स्थान है जहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं। बकराकार ईंटों के साक्ष्य। और साथ ही साथ में एक ऐसी मोहर मिली है, मोहर मिली, जिस पर
3 मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ व 2 मछलियों के साक्ष्य, 2 मछलियों के साक्ष्य। भैया एक ऐसी मोहर है तो इस मोहर पर 3 तो मगरमच्छ हैं और 2 मछलियाँ बनी हुई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ऐसी मोहर कहाँ से मिली है जहाँ पर 3 मगरमच्छों का चित्र और 2 मछलियों का चित्र बना हुआ था। और साथ ही साथ में वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो चौहुंडड़ों से प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखना, जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर ईंटों का जो अनुपात है, ईंटों का अनुपात वो किस अनुपात में था, तो 4:2:1 ये था ईंटों का अनुपात। ये ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है कि 4:2:1 के अनुपात में क्या था, ईंटों का अनुपात था। ये हड़प्पा सभ्यता की ईंटें ऐसे बनाई जाती थी इस अनुपात में। तो ये चौहुंडड़ हो गया भैया। आगे बढ़ रहे हैं हम, धौलावीरा को लेकर के बात चल रही है अब। ये भी कहाँ है भैया धौलावीरा, धौलावीरा भी पड़ता है कहाँ, गुजरात में, गुजरात में पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो है इस धौला और वीरा, देखिए धौला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का अर्थ है कुआं, अर्थात धौलावीरा का जो अर्थ हुआ वो हुआ सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का क्या अर्थ हो गया भैया, सफ़ेद कुआं हो गया। ये पूछा जाता है कि धौलावीरा का क्या अर्थ है, आपका सफ़ेद कुआं होता। ये ध्यान रखना कि धौलावीरा से ही क्या हुआ है, यहाँ से एक स्टेडियम यानी कि क्रीड़ा स्थल पूछेगा आपसे, क्रीड़ा स्थल इसे बोलते हैं हम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये यहाँ पर मिले। नेवले की मूर्ति मिली है, ऐसे नेवले की मूर्ति। तो ये नेवले की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, क्रीड़ा स्थल अर्थात स्टेडियम में कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, कहाँ है, गुजरात में। ये बात आपके समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं हम बनावली की। एक इम्पोर्टेंट और रह गया बनावली पड़ता जो तो कहाँ पड़ता था भैया, बनावली जो था ये नगर जो पड़ता था वो हरियाणा में पड़ता था भैया, हरियाणा में पड़ता था। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, यहाँ से काय के साक्ष्य मिले, तो साक्ष्य मिले भैया हल के साक्ष्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से प्राप्त हुए, बनावली से। तो ये बनावली जो है वो कहाँ है, बनावली हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से मिले हल के साक्ष्य। इंपॉर्टेंट नगर जो थे हमने आपको बता दिए, और भी छोटे छोटे नगर है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, जो हम क्वेश्चन बनने थे हमने आपको बता दिए। तो चलिए अब जो बात करते हैं हम, इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, हम सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। तो समाज में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो अनेक वर्गों में विभाजित था। इस स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी उत्तम थी। इसका साक्ष्य जो मिलता है हमें, हड़प्पा नगर जो पड़ता है, हड़प्पा नगर में एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे मुख्यतः हमने उर्वरता की देवी कहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासी जो हैं वो पृथ्वी अर्थात उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है कि स्त्रियों को नाचने गाने संगीत सीखने आदि का अधिकार था। और साथ ही साथ इसके साथ में जो नौसारा है, नौसारा पड़ता है बलूचिस्तान में, नौसारा क्षेत्र से एक ऐसी स्त्री का चित्रांकन प्राप्त हुआ, ऐसी मोहर प्राप्त हुई जिसकी मांग में सिंदूर जैसा पदार्थ जो है लगा हुआ दिखाई दिया था। और साथ ही साथ आपने पढ़ा, मैंने बतलाया आपको कि चहुंदड़ो जो था, चहुंदड़ों से प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, कंघा, तेल जैसी वस्तुएं मिल रही थी, तो उन्हें साज सज्जा का भी अधिकार था। ऐसी कुछ मतलब स्त्रियों की व्यवस्था थी। स्त्रियों को जो है देवियों का दर्जा दिया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जो है एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर जो है जो
परिवार का जो मुखिया होता था वो घर की स्त्री होती थी। और साथ ही साथ में अब ये हो गया, तो हमने सामाजिक व्यवस्था पे बात कर ली थी। अब बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था पर कि भाई आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था क्या थी हड़प्पा सभ्यता में। आर्थिक व्यवस्था देखिए, आर्थिक व्यवस्था में मुख्यतः अर्थव्यवस्था जो थी वो व्यापार, कृषि और पशुपालन, ये सभी आयाम जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था में शामिल थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता था, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, सबसे ज़्यादा होता था ये ध्यान रखना। व्यापार के सबसे प्रमुख साक्षी जो मिल रहे हैं लोथल, हमने बतलाया था पिछली कक्षा में कि लोथल से हमें क्या मिला, गोदीवाड़ा मिला था, बंदरगाह मिला था। इसी गोदीवाड़ा से क्या है, यहाँ से व्यापार होता था। कहाँ पर व्यापार होता था यहाँ से, तो भैया दजला व फरात नदी नदियों के माध्यम से इराक, ईरान वाले क्षेत्र में, और दिलमुन एक जगह पड़ती है, दिलमुन व मकन, इस जगह को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। और साथ ही साथ वहाँ से काफ़ी वस्तुएं हड़प्पा वासी लेकर आते थे। और साथ ही साथ में जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई थी। मेसोपोटामिया के लोग जो थे, मेसोपोटामिया सभ्यतावासी जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु को महलुआ कहते थे, महलुआ। ये महलुआ किसे कहा जाता है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम ही महलुआ है। कौन, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग हैं, सिंधु वासियों को महलुआ कहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर सोना, चांदी जैसी काफ़ी वस्तुएं आयात होती थी। सोना जो है मुख्यतः कोलार दक्षिण भारत से आता था, तांबा राजस्थान से, लार्ज बर्द अफगानिस्तान वगैरह से आता था। और अब बात करेंगे हम कृषि की, तो कृषि के साक्ष्य हमने तुम्हें पहले बता दिए हैं। कृषि यहाँ पर कृषि होती थी, मुख्यतः 9 प्रकार की फसलें का प्रचलन था। और साथ ही साथ गन्ने की कोई फसल नहीं पाई गई है, गन्ने के साक्ष्य नहीं थे, गन्ना नहीं पाया गया। चावल के साक्ष्य हमें पता ही है, चावल जो है रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए थे। रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए थे चावल। 9 प्रकार की फसल जैसे तरबूज, खरबूज, राई, चावल, गेहूं आदि, ये सारी फसलें होती थी। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन भी होता था काफ़ी मात्रा में। और पशुपालन के साक्ष्य में यहाँ पर गाय का चित्रांकन जो है वो किसी मुद्रा पर नहीं पाया गया। और यहाँ पर आपके जो है जैसे बाघ वगैरह भी पाए गए हैं, हाथी भी था, लेकिन जो ऊँट था, ऊँट बहुत ना के बराबर, जो घोड़े थे वो बहुत ना के बराबर यूज़ हुआ करते थे, क्योंकि इनकी कुछ मन मूर्तियाँ ही पाई गई हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है कि जो ऊँट है और घोड़ा था, उससे हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। तो देखिए, हम धार्मिक व्यवस्था में बात कर चुके हैं। अब इसके नगर नियोजन पे बात कर लेते हैं भाई, कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन जो नगर नियोजन है वो जो था, नगर जो होते थे, नगर मुख्यतः जो मकान होते थे, मकान पक्की ईंटों के बने होते थे।
पक्की ईंटों के बने होते थे। सड़कें एक दूसरे को 19 डिग्री पर काटती थी, अर्थात ग्रिडिंग व्यवस्था, ग्रेडिंग सिस्टम से बनी होती थी। इस प्रकार से सड़कें इस प्रकार से आप एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पर। और साथ ही साथ में जो घरों के मुख्य दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ये ध्यान रखना। पानी की जो निकासी की व्यवस्था थी वो काफ़ी दुरुस्त थी। नालियाँ जो हैं वो ढकी होती थी। स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखा गया था। और ईंटों का अनुपात हम बता चुके हैं कि 4:2:1 के अनुपात में था। और प्रत्येक घर से कुएं भी मिलते थे। मतलब मोहनजोदड़ो, कालीबंगा 2 स्थान है जहाँ से प्रत्येक घर से कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो चलिए ये बात हो गई आपके नगर नियोजन की। और इसकी बात करते हैं लिपि की। तो लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता में बुस्ट्रोफेदन लिपि थी, या पिक्टोग्राफ जिसे बोलते हैं हम, भाव चित्रात्मक। बुस्ट्रोफेदन या भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि थी, क्योंकि चूँकि हड़प्पा वासियों की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि भाव चित्रात्मक है वो। उसमें सिर्फ भाव हैं, चित्र बनाए हुए हैं, उन्हें कैसे कोई पढ़ेगा। कुछ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास पहले से जारी हैं। जैसे हम शिलालेखों को पढ़ पाए, अशोक के शिलालेख पढ़े हैं व्यक्ति, ऐसे प्रयास कर रहे हैं आगे भी। अब इसके पतन की बात करते हैं कि इस हड़प्पा वासियों का पतन कैसे हो गया। तो हड़प्पा वासियों का पतन मुख्यतः जो है वो बाढ़ से माना जाता है। मार्शल और मेके जो हैं ये बताते हैं कि हड़प्पा वासी जो हैं भैया, इनका जो अंत हुआ वो बाढ़ से हुआ। लेकिन गार्डन चाइल्ड ये बताते हैं कि इनका जो अंत हुआ वो बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों के आक्रमण से हुआ। और अपने अपने विभिन्न मत देते हैं लोग बाग, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मार्शल और मेके का, जो कि बाढ़ एक प्रमुख कारण था। धन्यवाद, जय हिंद।